Hello everyone, here is ML Goyal, former lecturer and principal of school education. I am trying to clear every basic concept of accountancy in easy way. आप इस चैनल के प्रारंभ से ला करके सभी एपिसोड देख सकते हैं। एक एक बिंदु को मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आप इजीली अकाउंटेंसी को समझ सकते हैं। इस समय एडजस्टमेंट एंट्रीज के पार्ट 1 से ला करके पार्ट 14 तक आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुके हैं। आपने अच्छे से उन्हें समझ लिया होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं अगला पार्ट 15 और एक और एडजस्टमेंट समझिए इसको। मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए आयोजन, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। समझते हैं इसके अर्थ को। देखिए इसका मीनिंग, स्थायी संपत्ति की मरम्मत व्यय के अपलेखन हेतु बनाया गया आयोजन। बात बहुत ही सिंपल है। जो स्थायी संपत्ति हम उपयोग में लाते हैं उसके उपयोग के कारण से उस पर प्रतिवर्ष कुछ न कुछ रिपेयर का खर्चा होता है। यह रिपेयर का व्यय प्रारंभ में बहुत ही कम होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे संपत्ति पुरानी होती है उस पर होने वाला रिपेयर बढ़ता रहता है। तो समान प्रभाव पड़े लाभ हानि खाते पर, इसलिए हम क्या करते हैं, लाभ हानि खाते से प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि लेकर के प्रोविजन में ट्रांसफर कर देते हैं और जब भी रिपेयर एंड रिन्यूअल्स पर खर्चा होता है हम उसे वहां से अपलिखित कर देते हैं। समझिए इसकी जनरल एंट्रीज और एडिशनल एंट्रीज को। सबसे पहला बिंदु है मरम्मत व्यय करने पर रिपेयर पर जो खर्चा है उसकी एंट्री करनी है। बहुत सिंपल है। रिपेयर एंड रिन्यूअल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। दूसरी एंट्री है प्रोविजन बनाने के लिए। तरीका वही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राशि लेनी है, प्रोविजन में ट्रांसफर करनी है। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स अकाउंट। जब रिपेयर का खर्चा होता है तो रिपेयर्स अकाउंट का जो बैलेंस है उस बैलेंस को ट्रांसफर कर दीजिए। कहाँ पर? प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स में। तो रिपेयर्स का जो बैलेंस है वह है डेबिट, उसको तो कर दीजिए क्रेडिट और सामने वाले अकाउंट कर दीजिए डेबिट। प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स अकाउंट डेबिट टू रिपेयर एंड रिन्यूअल्स अकाउंट। यह इसकी सिंपल सी प्रविष्टि है। अब समझिए अकाउंट को, पी एंड एल को और बैलेंस शीट को। सबसे पहला अकाउंट है रिपेयर एंड रिन्यूअल्स अकाउंट। तो इसमें देखिए जब खर्चा होगा आप कीजिए टू बैंक, इस खाते का शेष ट्रांसफर कीजिए बाय प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स और खाते को बंद कर दीजिए। दूसरा अकाउंट है प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स अकाउंट। अगर इसका बैलेंस पहले से प्रश्न में दिया है तो आप उसको लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ध्यान रखिए कोई भी खाता हम खोलते हैं और उसका बैलेंस अगर दिया है तो सबसे पहले बैलेंस लिखिए। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में। अक्सर एग्जामिनेशन में हम यह लिखना भूल जाते हैं। समझिए इसके बाद में जो रिपेयर है उसको हमने ट्रांसफर कर दिया, देखिए डेबिट साइड में। अगर आपने इस वर्ष और बनाया है तो हम करेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट और वर्ष के अंत में इस खाते को बंद कर दीजिए टू बैलेंस सीडी से। अंतिम खातों में फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखिए टू प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स। डेबिट साइड में कैसे आया आप प्रविष्टि को देख सकते हैं। देखिए एंट्री पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो पी एंड एल के डेबिट में टू प्रोविजन। जो लेजर करने का तरीका है उससे भी आप सरल तरीके से समझ सकते हैं। बैलेंस शीट में किसी भी संपत्ति या लायबिलिटीज में से लेस नहीं करना है, बल्कि एक हेडिंग होता है प्रोविजन का, उस हेडिंग में आप दर्शा सकते हैं प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स और कौन सा, वर्ष के अंत का शेष। अब इसी में हम लोग प्रश्न या अमाउंट लिख करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए रिपेयर एंड रिन्यूअल्स पर वर्ष में खर्चा आया 4,000 रुपये, तो हम इसकी प्रविष्टि में कर देंगे 4,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने आयोजन बनाया, मान लीजिए आयोजन हमने बनाया 9,000 का, तो ये हमने लिख दिया इस पर 9,000।
फिर 4000 को ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ पर इस प्रविष्टि में हो जाएगा 4000। अब आते हैं इस तरफ अकाउंट में। अब देखिए रिपेयर रिन्यूअल्स में टू बैंक में आ जाएगा 4000 रुपये और इस खाते को ट्रांसफ़र कर दिया, ये हमने कर दिया यहाँ पर क्रेडिट साइड में 4000 और इस प्रकार से अकाउंट का जोड़ भी लगा दिया। अब मान लीजिए प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स का बैलेंस आपको दिया है और यह बैलेंस मान लीजिए दे रखा आपको 5000, तो हम बाय बैलेंस में लिख देंगे कितना 5000 और ये जो राशि ट्रांसफ़र की है रिपेयर की यह डेबिट में 4000। वर्ष के अंत में हमने और बनाया कितना 9000, तो ये क्रेडिट साइड में लिख दिया हमने 9000। टोटल लगाइए क्रेडिट साइड का 14000, इधर भी 14000 और इस खाते का जो बैलेंस है वो हो गया 10000। इसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो जो इस वर्ष बनाया है वह राशि लिखनी है और वह राशि कितनी है 9000 और प्रोविजन का जो बैलेंस है वह बैलेंस लिखेंगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में आ जाए कितना 10000। ये देखिए ये वाला बैलेंस इस बैलेंस शीट के अंदर लिखना है। एक और समायोजन को समझते हैं और वह है क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया। समझिए इसको, अंतिम स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, इसका मीनिंग देखिए बहुत ही सरल है। चालू लेखांकन वर्ष या वित्तीय वर्ष के अंत में बिना बिका हुआ माल कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री है वह एडजस्टमेंट एंट्री है। यह कैसे? इसका उद्देश्य है कुल जो माल है, जो वर्ष के शुरू में माल था, जो आपने परचेज किया और उसमें से जो माल बिक गया वह निकालने के लिए हमें इसको टोटल माल में से लेस करना होता है। इसीलिए हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं और यह बनती है एडजस्टमेंट एंट्री। चलिए मुख्य बातें समझते हैं इसके। पहली जो बात है वह है अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन बाजार मूल्य अर्थात मार्केट प्राइस या लागत मूल्य कॉस्ट वैल्यू, जो दोनों में कम हो उस पर ही किया जाता है और यह जो नियम है कहलाता है आपके LCM, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। अब देखिए मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस दोनों में से कम पर क्यों किया जाता है? वह इसलिए कि अगर हम अधिक पर करते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों में जो कम प्राइस है उस पर इसका मूल्यांकन करते हैं। और दूसरी बात, क्लोजिंग स्टॉक का जो मूल्यांकन है वह वर्ष के अंत में किया जाता है। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो है 3 प्रकार का है। यह मैं आपको पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में समझा चुका हूं, फिर समझिए। कच्चा माल, अगर कोई निर्माणी संस्था है तो वहां पर क्लोजिंग स्टॉक 3 प्रकार का है। रॉ मटेरियल, दूसरा है अर्धनिर्मित माल जिस पर कुछ कार्य हो गया है, कुछ कार्य बाकी है, वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा है निर्मित माल फिनिश्ड गुड्स। तो तीनों के तीनों ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हो सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? निर्माणी संस्था की नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे व्यापारी कर रहे हैं जहाँ पर बना बनाया माल परचेज किया जा रहा है और उसे बेचा जा रहा है, तो फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स की बात यहाँ पर हो रही। तीसरी बात है, यह नए वर्ष का ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। इस वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक नए वर्ष का ओपनिंग स्टॉक होगा। समझते हैं इसकी एडजस्टमेंट एंट्री को। समझिए, पहली बात, अंतिम स्टॉक तलपट के बाहर दिया है। जो ट्रायल बैलेंस आपको दिया है उसके बाहर लिखा है अंतिम रहतिया या क्लोजिंग स्टॉक। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अब इसकी मुख्य बात क्या है, इसे ट्रेडिंग अकाउंट के CR साइड में लिखना है, साथ ही बैलेंस शीट के एसेट्स में भी लिखेंगे, क्योंकि स्टॉक का जो मूल्यांकन है वह तलपट बनाने के पश्चात किया गया है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद किया गया है, इसीलिए उसके बाद एंट्री हुई है। अगर ट्रायल बैलेंस से पहले होता तो क्लोजिंग स्टॉक को तलपट में दर्शा देते। समझिए,
दूसरी बात, अंतिम स्टॉक तलपट में दिया है तो इसकी जो प्रविष्टि है वह क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग नहीं होगा, बल्कि होगा टू परचेज, और परचेज अकाउंट में से इस राशि को हम लेस कर देते हैं। प्रभाव वही का वही है, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में सीआर में लिखिए या परचेज में से लेस कीजिए, दोनों बातें एक ही है। अब इसे फाइनल अकाउंट में कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि वहाँ समायोजन परचेज अकाउंट के माध्यम से हो गया है, लेकिन बैलेंस शीट के असेट्स में जरूर लिखना है इसे, तो केवल बैलेंस शीट के असेट्स में लिखेंगे। स्टॉक का जो मूल्यांकन है वह तलपट बनाने के पहले ही कर लिया गया है, तो पहले मूल्यांकन किया है तो इसकी एंट्री बन गई, और एंट्री जब बन गई है तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट बन गया, और उसका जो बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर पहुंच गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी यह पूछा जाता है, और बड़े प्रश्न के अंदर भी सिचुएशन में आपको दिया जाएगा, तो आपको समझना है कि क्लोजिंग स्टॉक को फाइनल अकाउंट में कहाँ दर्शाना है। तो यह था बिंदु क्लोजिंग स्टॉक। आज का यह पार्ट 15 आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, और इस चैनल के लिंक को आवश्यक या नीडी व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाइए, अन्य विद्यार्थियों तक, अन्य प्रतियोगी परीक्षा देने वाले प्रतियोगियों तक और अन्य शिक्षकों तक अवश्य पहुंचाइए। मैं संस्था प्रधान से और अकाउंटेंसी के लेक्चरर से यह निवेदन करूंगा कि बालकों को इस चैनल का लिंक अवश्य दीजिए। निश्चित रूप से आपके परीक्षा परिणाम में वृद्धि होगी और बालक इससे लाभान्वित जरूर होंगे। मैं मिलता हूं अगले एपिसोड में पार्ट 16 के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ में और प्रैक्टिस करते रहिए अकाउंटेंसी की।